ओम शांति। ओम शांति। सभी बहनें बातचीत बंद करें। सबकी आपस में चिट चैट चल रही है। मैं सोच रही आपकी बातें ज़रूरी है तो आप कर लीजिए, फिर हम बाद में बात करते हैं। हाँ, तो बाप दादा हम बच्चों को सबसे अच्छी प्रशासन, नई नीति, नई रीति सिखाते हैं। बाबा कई बार बोलते ये स्वराज्य अधिकारियों की सभा है और यहाँ राजनीति और धर्म नीति दोनों बाबा सिखाते हैं, क्योंकि सतयुग में धर्म नीति और राजनीति एक के हाथ में थी। अभी धर्म नीति अलग हो गई, राजनीति अलग हो गई। लेकिन राजनीतिज्ञों को भी बिना आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स के वो कुछ भी नहीं कर सकते। जब राजा महाराजा थे तो उनके सतयुग में तो एक राजा का ही राज्य होता था, मंत्री नहीं थे। फिर द्वापर कलयुग में राजाओं के मंत्री कारोबार करते थे राजा के ऑर्डर पर। जैसे ब्रह्मा बाबा भी अपने अनुभव में बताते थे ना कि राजा रॉयल्टी में रहता था, वो सिर्फ इशारा करता था ये लेना है। सेक्रेटरी को जो भी बातचीत करनी है वो अपना भाव करेगा, लेकिन राजा कभी भी उसके बारे में सोचता नहीं इसने कितना कमीशन खाया होगा। तो ये रॉयल्टी है। इस प्रकार बाबा हम बच्चों को भी रॉयल्टी सिखाते हैं, क्योंकि हमारे संकल्प, बोल और कर्म तीनों भी नई दुनिया के लिए विधान बन रहे हैं। हम जैसे संकल्प करते हैं, क्योंकि ये चारों युगों के विधि विधान हम लोग बनाते हैं। भले वो बाद में गवर्नमेंट का कोई लिखता होगा, लेकिन बनता है संगम युग पर सब कुछ। अब हम लोग बोलते राजनीति कैसी हो गई है, ये प्रशासक भी कैसे हो गए हैं, क्योंकि ये हमसे जो उन्होंने वाइब्रेशन लिया उस तरह से वो चला रहे हैं। क्योंकि जैसे बाप दादा हम बच्चों को कहते हैं आपकी मूर्तियों को अभी तक पूजा जाता है और भक्तों को महसूस होता है कि ये देवी या देवता जो मेरा इष्ट देव है या इष्ट देवी है मेरे से बात करती है और सुनते भी हैं। ऐसा कईयों को एहसास होता है। कई बार उनको ऐसा महसूस होता है कि जो मेरे देवी है या देवता इष्ट देव है वो थोड़ा नाराज़ है, आज कुछ बोल नहीं रहा। और वो बेचारा भक्त भी नाराज़ हो जाता कि भगवान बहरा हो गया क्या, क्यों सुनाई नहीं दे रहा है, मैं कितना दुखी हूँ। तो बाबा ने एक बार अव्यक्त बाप दादा ने कहा था कि अगर आपको पुकार सुनाई देती तो उपकार क्यों नहीं करते हो। मान लो हम अमृत वेले सोए हुए हैं और हमारे भक्त जो हैं हमारी आराधना कर रहे और हमको अभिषेक भी कर देते, श्रृंगार भी कर देते और वो अपनी शिकायत भी सुनाते, हम तो सोए हुए हैं, उनको कौन अनुभव कराएगा। तो इसलिए हमारा कर्म, हमारा हर संकल्प, हर बोल, बाबा कहते वो भविष्य के विधि विधान बन रहे। अगर ये याद रहेगा तो हमारा ध्यान रहेगा कि हमें किस तरह से चलना है, क्या बोलना है। क्योंकि बोलने के बाद पश्चाताप करना ये समझदार व्यक्ति की निशानी नहीं है ना। पहले के लोग भी बोलते थे सोचो भी सोच समझकर, बोलो भी सोच समझकर, जो करो वो भी सोच समझकर करना। तो समझ तो थी नहीं हम लोगों में, बाबा ने हमको समझ दी है। उस समझ के आधार से हमको भविष्य नई दुनिया के लिए नए विधान बनाने हैं, क्योंकि ये विधान तो किसी को पसंद नहीं आते। गवर्नमेंट के कई ऐसे विधान हैं, अभी सारी दुनिया को पूछेंगे, इतना कानून में परिवर्तन होता जा रहा है कि लोग चल नहीं पा रहे, जी नहीं सकते। कभी चीज़ों के भाव बढ़ा देते, कभी नया नया टैक्स लगा देते हैं। हम बाबा के सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है, हम आज भी बता रहे थे ना, लक्ष्य क्या है। लक्ष्मी बहन ने बोला हमारा नाम जो है वो लक्ष्य है।
हम सभी का लक्ष्मी नारायण बनना। सबका लक्ष्य तो वही है ना, भले हम बने कुछ भी, पुरुषार्थ हमको मालूम है, मेरा पुरुषार्थ इससे मैं क्या बनूंगी। लेकिन अगर हम लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं आप देखो अपने दिल दर्पण में कि हम उस योग्य हैं। उनके राज्य में कोई भी मांगने वाले नहीं होते हैं, राजा हमेशा दाता होते थे। द्वापर कलयुग के भी राजाएं देते थे। और अब जो प्रजातंत्र है, भी राजे तो नहीं है, मंत्रियों को हम राजा तो नहीं कहेंगे, पर राज्य सत्ता उनके हाथ में है। ये कैसे राजे हैं? हमेशा उनको चाहिए, है ना, प्रजा से टैक्स लेना, प्रजा से लोन लेना, बैंकों में हमारा ही तो पैसा वो लोग लेते हैं। तो ये विधान सतयुग में नहीं रहेगा। सतयुग में देवता माना देने वाले। तो यहाँ भी हमेशा ये याद रखना है कि हमें सबको जो चाहिए वो देना है। जो चाहिए माना ऐसा नहीं कोई आपका मकान मांगे, सेंटर मांगे तो आप डरो नहीं, लेकिन किसी को प्यार चाहिए, किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, मान शान चाहिए, उसको दे दो। क्योंकि जब तक हम किसी को संतुष्ट नहीं करते तब तक वो हमको अपना राजा नहीं मानेंगे। इसलिए बाबा ने इस यूनिवर्सिटी के 3 सर्टिफिकेट बताए। कौन कौन से हैं? स्वयं से संतुष्ट, परिवार से और बाबा से भी। कभी कभी हम मियाँ मिट्ठू बनकर हम बोलते मैं तो अपने से संतुष्ट हूँ, बाकी ये लोग सारे क्लास वाले, ये सारी बहनें हो या ना, मैं तो संतुष्ट हूँ। इसको संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं कहते। दुनिया में भी कोई भी प्रशासक बनते हैं वो बहुत पढ़ते हैं। अच्छा प्रशासक वो है जो पढ़ कर के जो विधि विधान है उसको सही तरीके से चलाना। क्योंकि देखो कल भी बीना बहन सुना रही थी ना, मंत्रियों को भी चलाने वाले कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर्स, क्योंकि उनके पास पावर है ना। मंत्री को पावर है, लेकिन पावर को यूज़ कैसे करना है वो उनके आईएएस ऑफिसर्स सिखाते हैं। और आप देखेंगे इन लोगों की लाइफ बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, क्योंकि हम बहुत बार मिलते हैं और उनको दिल भी होता है हम आपके सेंटर पर आना चाहते हैं, रोज़ सुनना चाहते हैं। अभी अभी हम थोड़े दिन पहले चंद्रबाबू सॉरी इसका अभी जो हमारा सीएम है ना, उसका बेटा मिनिस्टर है, आईटी का भी है, और हाँ केटीआर का जो आईएएस ऑफिसर है जयेश रंजन, उनको हमने बुलाया था। काफ़ी सालों से संपर्क में है। बोलता है रोज़ आने को दिल होता है, लेकिन क्या करें, सुबह से शाम तक इतने काम होते हैं। फिर भी आया, वाइट ड्रेस में आया और बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने अच्छे वाइब्रेशन आप लोगों के चेहरों को देख कर के हमको कितनी खुशी मिलती है। कुछ लोग पूछते हैं आप लोगों के चेहरों पर जो शाइनिंग है कौन सी क्रीम लगाते हो, है ना। हम जब हैदराबाद में आए तो हमारे माताओं के बहुत बांधेली माताएं आती थी, उनके पति बोलते कि तुम्हारी दीदियों को पूछना कौन सी क्रीम पाउडर लगाते। मैंने बोला उनको बोलो प्यूरिटी की क्रीम, प्योरिटी का पाउडर है, उसकी शाइनिंग है ना। तो जितनी पवित्रता है उतनी हमारे चेहरों पर चमक है। इसलिए बहुत से लोग बोलते ऐसे चेहरे हमने दुनिया में किसी के भी नहीं देखे। तो जैसे सुबह हमारे भाई साहब बोल रहे थे, ये प्रशासकों की सेवा से ही ये स्थान मिला है। विशेष आशा दीदी ने बहुत मेहनत की। आईएएस ऑफिसर्स का 2 दिन का सेक्रेटेरिएट में जब चंद्रबाबू नायडू जी थे तो उनको ये उनका एक ड्रीम था, 20 साल में मुझे आंध्रा को स्वर्णिम आंध्रा बनाना है। अभी वो तेलंगाना का भी वही नारा है कि हम इसको स्वर्णिम तेलंगाना बनाएंगे। लेकिन उस समय जब चंद्रबाबू नायडू थे उनको ये मालूम था मेरा तो छोटा सा एक स्टेट को मैं स्वर्णिम बनाने वाला हूँ, पर मेरे पास कोई प्लान नहीं है। तब उन्होंने जब मधुबन जा कर के आए और सारा बाबा के जो एडमिनिस्ट्रेशन है और दादी जी के साथ मिलकर
बातें की उन्होंने, क्योंकि उससे पहले हमारे प्रोग्राम में आए थे। दादी जी ने उनको स्टेज पर निमंत्रण दिया था और वो अपने आईएएस ऑफिसर्स के साथ गए थे। देखो वहाँ की व्यवस्था और हमको ऐसी व्यवस्था यहाँ बनानी है। तो उनके दिल में ये छाप लग गई कि दादी जी एक स्थान पर बैठकर इतना सारे विश्व को कंट्रोल करती हैं, ये कैसी प्रशासन कला है। दादी ने कहा कि हम यहाँ शिष्य नहीं बनाते, हम लीडर्स तैयार करते हैं। और हमारी एक एक बहन, हम एक ताली बजाएंगे तो आ जाती है, और हर एक बहन जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर है, एक एक लीडरशिप की हुई बहनें हैं। तो वो वहाँ से आने के बाद साईं बाबा के पास गए पुट्टपर्ती में। बोला, देखिए साईं बाबा जी, आप अकेले हो, आपने अभी तक कोई आप समान नहीं बनाया। प्रकाश मणि दादी ने इतने लीडर्स तैयार किए, आपके बाद तो आपका नाम वाला करने वाला कोई भी नहीं, इसलिए आप लीडर्स तैयार करो। लेकिन उन्होंने किया नहीं। अब क्या हुआ, उनका नाम सब, उनकी प्रॉपर्टी को लूट लिए, सब उसके खजाने देख लिए। लोगों के मन में क्या आया, हम फिर चंद्रबाबू नायडू जब सीट से उतर गए थे, हमने अभी तक उनको छोड़ा नहीं है। अभी थोड़ा उनको भी लगता है कि इनको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मीडिया वाले जानबूझकर लिख देते हैं कि ब्रह्मा कुमारी अभी भी नायडू के पीछे हैं। तो क्योंकि उसके बाद जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे राजशेखर रेड्डी, वो हमेशा जब राखी बांधने जाते थे हमारे से मजाक करते थे, आपके हीरो को बांध के आ गए, मतलब चंद्रबाबू नायडू। मैं बोली, देखिए भाई साहब, वो पहला हीरो था, अभी तो आप हैं ना हीरो, पहले आपके पास आए हैं हम लोग, वो हीरो नहीं है, लेकिन अभी आप हीरो हैं। फिर वो स्माइल देता था, नहीं उसको भी बेचारे को बांध देना। पर अभी क्या है ना, ये गवर्नमेंट के साथ हमको थोड़ा डर के चलना पड़ रहा है। कारण क्या है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसका सॉल्यूशन अगर नहीं मिला तो कुछ भी वो एंटी बन सकता है। इस लैंड का भी 25 इयर्स का लीज़ है और 19 साल, अभी अगस्त में 20 साल हो जाएंगे, तो हमको उसका एक्सटेंशन भी लेना है। और ये गवर्नमेंट आने के बाद, मैंने बताया ना, हर सरकार एक नया रूल बनाती है, इसलिए प्रजा बहुत दुखी होती है। इन्होंने सबको टैक्स लगा दिया, जो टैक्सेबल नहीं है उनको भी लगा दिया। हमारे यहाँ पर हमारा 6 करोड़ का टैक्स हर साल आकर डराते थे। एक दिन तो मैं समझती 4 साल पहले, 3 साल या 4 साल पहले, कोविड के पहले की बात है, हम मधुबन मीटिंग के लिए निकल रहे थे। मैंने सबसे पहले मैं आकर दरवाजे में खड़ी हो गई, सब सूटकेस वगैरह अपना, ताकि सब आए जल्दी, नहीं तो जल्दी आते नहीं हैं। तो मैं दरवाजे में खड़ी थी, पूरा 2-3 जीप्स भर के आए। समझ गई मैं, ये आए हैं आज वो टैक्स नहीं भर रहे और पेनल्टी बढ़ती जा रही है। और जब भी हम केटीआर को मिलते तो वो बोलता, नहीं आपको कोई टैक्स नहीं लगाएगा, जियो देता ही नहीं है। तो फिर बाबा को याद किया, उस समय माधवी बहन नई नई आई थी, और हमने उनको बोला, आप सीज़ करेंगे तो आप बताओ हम कहाँ जाएंगे, ये सारा हमने इतना गांव बसाया है, पहले हमको जगह दो दूसरी बना के, तो हम सामान शिफ्ट करेंगे ना। अभी हमको आप बंद कर दोगे तो हम क्या करेंगे, हम तो बहनें हैं, कमाने वाले नहीं। थोड़ा शांति से उनको समझाया। बोले, आज तो ठीक है आप माउंट आबू जा रहे हो, आने के बाद जो है ना टैक्स पे करना है, नहीं तो जियो ला के देना है। तो बहुत योग लगाया, फिर बहुत बार कोशिश की, उनके बेटे के द्वारा लेटर दिया, बेटा भी नहीं देता। बेटी थी एमपी, उसको दिया, वो भी नहीं दे पाई। आखिर फिर उनका जो नियरेस्ट एमपी है उसको लास्ट ईयर बुलाए थे, तो वो एंटर होते ही बोला, हम लोग गेट के पास चले गए थे, वो प्लांटेशन करने के लिए आया था उस दिन, पर्यावरण दिवस रहता है ना। तो मेरे को देखते ही बोलता है, दीदी मेरे को ये चाहिए, पहले ये लगा दो मुझे। तो अभी मैंने ढूंढा कुछ सोने का बैग, सारे ख़त्म हो गए कि शिव बाबा वाला दे देंगे।
तो नहीं, मेरे को ना घड़ी घड़ी बोल रहा, आप भूलना नहीं, देखो मेरे को ये ज़रूर देना। फिर मैंने, हमारी कन्याएं समर्पण होने वाली थी मतलब लास्ट ईयर, तो एक दो मैं एक्स्ट्रा ही बनाई थी, कभी ऐड हो जाते हैं, तो उसको यहाँ बिठा, मैंने नीचे क्लास में बुलाए थे, तो मैंने बोला देखो मैं आपको लगा रही हूँ, वैसे इस बैज को लगाने के लिए हमको 5 साल तपस्या करनी पड़ती है। और फिर डाइनिंग में बैठा तो बोला आपका बैज, मेरा थोड़ा इससे बड़ा वाला लगाई हुई थी, और गिरीश भाई का बैज अलग है, वंशी भाई का अलग है, और भारती बहन आई हुई थी अहमदाबाद लोटस की, इसका अलग है। तो मैंने बोला भाइयों का ऐसा ही रहता, गोल रहता है, और वंशी भाई ने सोने का लगाया हुआ था शिव बाबा का, वैसे इसके पास भी है, और ये सीनियरिटी के लिए ये बैज रहता है। तो कहता है अच्छा 5 साल सेवा ना, मैं 50 साल सेवा करूँगा। तो उन्होंने पूरा टैक्स माफ़ करा दिया, जियो भी दे दिया। अभी उनको हम इनवाइट कर रहे थे लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, सीएम उनको छोड़ता नहीं। हम सोचे थे आप लोगों से मिला करके, है बहुत अच्छा है कि चलो ये लैंड का भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका सेक्रेटरी तो बहुत संपर्क में है, और वो भी चाहता है, और केटीआर भी उनका जो बेटा है वो भी चाहता नहीं, बोले कि अभी कोई आए ना टैक्स की बात करने, नाम दे देना, मैं सस्पेंड कर दूंगा उनको। तो जो आते हैं ना बोलते हैं हमें नाम नहीं बताएंगे आपको, आप कहीं केटीआर को बोले तो हम सस्पेंड हो जाएंगे। तो ये बाबा की मदद है। और शुरू में भी हमने जो आईएएस ऑफिसर्स की सेवा की, उसके फलस्वरूप ऐसा बहुत अच्छा रिज़ल्ट हुआ, क्योंकि हमको जो भी प्रॉब्लम्स आते थे, ये आईएएस ऑफिसर जो क्लासेस किए थे, कुछ लोग सेंटर पर भी आए बाद में, बीच बीच में भी आते थे, मिनिस्टर्स भी और सेक्रेटरीज भी, तो वो लोग हमको सब प्रकार से गाइडेंस देते थे। जैसे अचानक उन्होंने 10 एकड़ लैंड वापस मांगी, तो बोले दीदी आप टोली लेके जाओ और गिफ्ट दे दो, आपका काम हो जाएगा। तो एक तो हमारा ये जब बनाने का शुरू करने वाले थे ना, हमको नहीं पता कि गवर्नमेंट ने लैंड दिया, हमको क्यों टैक्स लगाएंगे, ये म्यूनसिपल टैक्स जो भरना होता है ना पहले, तो वो फाइल आगे बढ़ा नहीं रहे थे। भाई लोग 6 मास घूम घूम के थक गए। एक दिन बोले दीदी आप आ जाओ, तो इस लैंड का उन्होंने लगभग 3.25 करोड़ रखा हुआ था, और एक बंजारा हिल में है उसका 12 लाख, दोनों का मिला के 260 इधर और 15 लाख उधर। अब हमारे पास तो 50 लाख भी नहीं था, जब शुरू किया ज़ीरो बैलेंस था। तो जब उसके पास गई, बोला आप क्यों आए, क्योंकि वंशी भाई, रामकृष्णा भाई और शीला बहन, अंजलि बहन जाते रहते थे। बोला नहीं, कुलदीप दीदी को नहीं बुलाना, वो महायोगिनी तपस्विनी 3 बजे उठ के योग करती है, वो कहाँ 3 बजे से 5 बजे हमारा अपॉइंटमेंट, उनकी नींद ख़राब नहीं करना, उनको सोना चाहिए। तो ये भाई बोले आप आ जाओ। मैं मधुबन की टोली का बड़ा डब्बा लेके गई। बोले दीदी आप क्यों कष्ट किए। मैं बोली भाई से मिलना है, और दादी ने टोली भेजी है। सबको प्रकाश मणि दादी के प्रति बहुत प्यार था, क्योंकि मधुबन गए हुए थे कुछ और मिल के आए थे, तो अच्छा प्रसाद दिया। फिर आप क्यों आज मना, क्या क्यों ऐसा, आप क्यों आए, इनका इनसे हो जा रहा है। मैं बोली नहीं हो रहा ना काम, आप तो बोल रहे फाइल आया ही नहीं मेरे पास, इसलिए मैं आई आपको प्रसाद लेकर के। और तो कहता मैं नहीं माफ़ करूँगा तो क्या करोगे। मैंने कुछ भी नहीं करेंगे, आपकी लैंड आपको दे देंगे वापस। तो गुस्सा आ गया ना ब्रह्मा कुमारी जी को। मेरे गुस्से की बात नहीं है। फिर वो थोड़ा जोवियल था, बात हंसी मजाक कर रहा था। मैं एक टक उसको दृष्टि दे रही थी, बाबा आपके बच्चे की बुद्धि को ऐसा पकड़ो, या तो फ्री करा दो या नॉमिनल, और जितना देना है ना, वो बार बार पूछता था कितने दोगे, आप जितना मुझे दोगे बाबा मैं उतना इसको दे देती हूँ। तो फिर क्या हुआ, मैं थोड़ी देर पहले, अच्छा वो मेरे को बोलता है दीदी आप घूर के क्यों देख रहे थे मेरे को। मैंने बोला नहीं, मैं तो आपको परमात्मा की याद की दृष्टि दे रही थी, बाबा से पूछ रही थी। क्या पूछा,
कि आपके बच्चे को आप टचिंग दो, या तो फ्री कर दे या तो नॉमिनल कर दे। तो क्या बोला बाबा? मैं बोली वो बोलने वाला था, आप मेरा कनेक्शन तोड़ दिए। अभी वो आपको ही बोलेगा, जो भी बोलना है आपको बोलेगा और आपको करना है। तो फिर तुरंत बोला, पहले तो बोला था फाइल आई नहीं है, भाई लोग जितनी बार भी गए है ही नहीं मेरे टेबल पर। फिर अपने पीए को बोला भी ऑल दी वे मेरी दीदी आई है। हाँ, उसके बाद मैंने बोला अरे भाई आपको ये प्रसाद खिलाना है। अब तो उसको डाउट आ गया, ये जो घूर के देख रही थी ना, कुछ तो तांत्रिक किया है इसने। तो बोला नहीं, पहले आप खाओ तो मैं खाऊंगा। मैंने बोला हमारी टोली, हम तो खा लेते सब कुछ, एक एक पीस देकर फिर बोले आप भी खा लो। फिर बहुत हंसा, फिर बोला अब लाओ फाइल, कितना है? एक गच्ची बोली का 2,60,00,000 है। चलो भाई 2,60,00,000 पूरा माफ़ कर दो। फिर 15 लाख आपका बंजारा हिल का है, वहाँ भी लगभग 1 एकड़ से थोड़ा कम है, पर 4 प्लॉट्स हैं, एक इधर ऐसा। हम एक लेना चाह रहे थे तो वो लोग बोले कि देखो बाद में फिर आपके आजू बाजू कोई शादियां करेंगे, कोई ऐसा करेंगे तो हंगामा होता है, ले लो, क्योंकि सीएम तो आपके ऊपर फिदा है, तो आप ले लो सारे ही। तो मैंने बोला देखिए हमारे पास तो ना सोना पहना हुआ है, ना हमारी साड़ी में सोना लगा हुआ है जो बेच के दे दें। हमारे पास कुछ लैंड का एक पीस भी नहीं है जो बेच के आपको हम पैसा दें। आप ही देखो हमारे सफ़ेद वस्त्र खीसा खाली, हम तो आप लोगों की फ्री सेवा करने के लिए ये हमको स्थान मिला है, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बनाने के लिए। अच्छा फिर कितना? मैं बोले आप बोलो, बाबा आपको बोला है ना, जैसे यहाँ के लिए आप माफ़ किए ना, उधर कितना बोलोगे दे देती हूँ मैं। बोला चलो वहाँ का 15 लाख है ना, तो आप 1.5 लाख दे दो, मैंने 0 हटा दिया। तो इस तरह से ये बाबा की मदद हम, क्योंकि जो भी कार्य करते हैं ना, ये भी एक प्रशासन है ना हमारा भी, इसमें हिम्मत चाहिए, है ना, साहस चाहिए, और अपने अंदर भी हम जितना मधुरता से बात करते हैं ना, अगर गुस्से में आ जाएं, आप हमारा काम नहीं करते, हम देखो आपके ट्रांसफ़र करा देंगे, ऐसा करेंगे, कई लोग बहुत टेढ़ा बात करते हैं ना। ऐसे ही बाबा ने एक स्लोगन्स के द्वारा भी, जो यूथ विंग के बनने पर जैसे विंग बनी थी तो पॉजिटिव थिंकिंग का थॉट फॉर द डे उसके भी हमने बोर्ड बनाए थे, और सीएम को वो बहुत पसंद आए कि ये बहुत अच्छी सेवा है। अपने कैबिनेट में रोज़ बोलते थे सभी लोग स्लोगन पढ़ कर के ही ऑफिस में एंटर होना। हमने जितनी भी उनकी लिफ्ट थी 11 या 12 वहाँ लगाते थे, और ये सीएम जो है पढ़ कर जाता था। एक दिन नहीं पढ़ा तो फिर नीचे उतरा, सिक्योरिटी वाले बोले कि आप है ना बहन जी, एक उनके सीट के पीछे उनके कैबिन में भी लगा दीजिए, नहीं तो हमारा तो हालत ख़राब हो जाती ना, क्योंकि हम पहले अटेंशन में रहते और वो फिर उतर के आ गया तो हम तो डर गए। तो मना वो स्लोगन का ऐसा प्रभाव हुआ कि एक दिन एक कलेक्टर है ना, उसको बहुत गुस्सा वाला था, क्योंकि उसका काम 6 माह से उसकी फ़ाइल पेंडिंग थी, और वो हमेशा चिल्ला चिल्ला के आ जाता था, उसका काम नहीं करते थे वो लोग। उस दिन ड्रामा अनुसार बाबा ने इतना अच्छा स्लोगन लगवाया जिसमें क्रोध के ऊपर, काफ़ी लंबा चौड़ा था, उसका भावार्थ ये था कि क्रोध से काम बिगड़ता है, आप शांति और प्रेम धीरज रखकर जब काम करेंगे मिठास से, और दिमाग ठंडा रखो, क्रोध को पोस्टपोन कर दो। अब जब कोई गुस्से में होता है ना, लिफ्ट 5 मिनट के बाद आएगी तो उसको लगता है 5 घंटा में लिफ्ट के लिए खड़ा था। लिफ्ट जो है ना वो ऊपर 5 फ्लोर तक जा रही थी, फिर 3rd तक आके नीचे नहीं आ रही थी, सीएम की पेशी में आ रही थी, फिर ऊपर ऊपर चली जा रही थी। तो वो बार बार वो स्लोगन रिवाइज करता रहा, उसका क्रोध भी पोस्टपोन्ड होता रहा। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचा, उसने सोचा, क्योंकि मेरे को नाम सहित जानता था, मिलते रहते थे हम,
आज अगर ये स्लोगन काम में आया तो भी कुलदीप दीदी को फ़ोन करूँगा, नहीं आया ना तो बुला के खूब डांटूँगा, क्या बकवास लगाते हो फालतू का। तो उसका काम बहुत प्यार से बात कर रहा था, तो सभी सीएम के सेक्रेटरीज बोले, भंवरलाल आज क्या बड़ी बहुत परिवर्तन हो गया, तू बहुत शांति और प्यार से बात कर रहा है, क्या बात है? बोले आज ब्रह्मा कुमारियों को स्लोगन का असर हुआ है। वो सेक्रेटरीज जैसे ही सीएम को जाकर के रिपोर्ट दिए तो उसने कहा अभी इसका काम कर दो, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि सबके अंदर चेंज आए, इसका गुस्सा कैसे बदले। गुस्सा कर रहा था, इसका काम नहीं हो रहा था, आज इसने इस स्लोगन को अप्लाई किया है ना, इसका काम कर दो। अब उस दिन मैं अपनी बहनों को तो इतना बिज़ी किया हुआ था ना, रोज़ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोग सुबह ही निकल जाती थी, तो मेरे को सारा ब्रह्मा भोजन उस दिन किसी का था, पूरा भोजन मैं बनाई अकेली, कोई नहीं थी, एक छोटी बच्ची थी, सब चली गई बहनें। और मैं इतना थक गई क्योंकि वो बड़ा भगोना मैंने उतार दिया और मेरी कमर पकड़ ली। तो मैंने बोला मैं अभी थोड़ी देर सो जाती हूँ, कोई भी आए तुम उनको योग में बिठा देना, मेरे को उठाना नहीं। मुश्किल से मैं आधा घंटा सोई, एकदम साउंड स्लीप में सो गई मैं, मुझे पता नहीं चल रहा फ़ोन बज रहा है, मैं अपनी घड़ी को ऐसा ऐसा मार रही कि अलार्म है, इसलिए पहले की घड़ियाँ ऐसी होती थी ना, ऊपर से मारते थे, तो ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। फिर देखा तो फ़ोन आ रहा है, तो मेरे को बोला मैं कुलदीप बहन से बात कर रहा हूँ। मैं बोली हाँ, लैंडलाइन में, मैं हैदराबाद कलेक्टर बात कर रहा हूँ आपसे। तो मैंने कहा हाँ बोलिए भाई साहब, थोड़ा आवाज़ में परिवर्तन करके, आप मेरे ऊपर दीदी बहुत अत्याचार कर रहे। मैं तो डर ही गई, मैं तो आंख बंद करके नींद में ही बात कर रही थी। फिर मेरे को एकदम ऐसा झटका लगा, भाई साहब मैंने क्या अत्याचार किया आपके ऊपर? आपको सेक्रेटेरिएट याद आया स्लोगन लगाने, कलेक्ट्रेट में नहीं लगाना, आपका भाई गरीब है इसलिए। तो आपको आज 3 बजे से 5 बजे के अंदर आना है। मैं तो फ़ोन रख के फिर सो गई। मुझे तो मैंने कंफ्यूज थी मैं कि मैं सपना देखी या सचमुच फ़ोन अटेंड की, कि इतनी गहरी गहरी नींद में थी मैं, फिर सो गई। फिर सोए सोए एक 5-10 मिनट के बाद लगा कि अत्याचार ये ऐसा क्यों, मेरे को ऐसा लग रहा है। फ़ोन आया था, फिर मैं वंशी भाई के घर में फ़ोन की, हम तो बंजारा हिल में थे, वहाँ तो ऑटो भी नहीं मिलता, और ड्राइविंग वाला भाई बहुत दूर जाता था जॉब में, वो भी नहीं आ सकता। तो मैंने बोला वंशी भाई आप है ना हैदराबाद कलेक्टर को ज़रा फ़ोन करके देखना, उसने फ़ोन किया था, अगर वो बोलेगा दीदी आ गई तो आप बोलना थोड़ा ऑटो मिलने में देरी हो रही है। मैं वैसे रेडी हो गई कि शायद पक्का भी हो सकता है, तो मैं रेडी हो गई। तो बोला कलेक्टर ने ही फ़ोन किया, बराबर है। मैं बोली तो बोलना नहीं, मैं सोई थी। क्योंकि मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा था वो क्या बोला है क्या नहीं। अब मैं नीचे आई तो बाबा की मदद देखो कि हमारे अपार्टमेंट की दीवार को लग के एक ऑटो खड़ा है, वो सोया हुआ था। तो मैंने थोड़ा ऐसा उसके ऑटो में ऐसा ठोक के बोली भैया चलोगे? वो ऐसा चौंका, बहुत जैसे पहचान से मेरे को देख करके, हाँ हाँ बैठिए बैठिए बोला। मैं तो उसको नहीं पहचानी, हमारे पास इतने लोग आते हैं, हमको कहाँ याद रहता है। तो मीटर के ऊपर उसने वो कपड़ा बांधा हुआ था। मैं बोली भाई साहब आप मीटर तो चालू करो, डर लग रहा था पिया हुआ ना हो कहीं ये। तो बोला नहीं मीटर नहीं चलेगा। मैं बोली भैया फिर बता दे क्या लेगा। बोला आपको याद नहीं है मैं कौन हूँ? मैं बोली नहीं भैया मुझे तो याद नहीं है। बोला हम आपके मलकपेट सेंटर में, जब ये नहीं था स्थान, वो एक बड़ा सेंटर है हमारा सिटी में, हमको अनएम्प्लॉयड यूथ को आपने 5 दिन ट्रेनिंग दी थी और खाना खिलाया था। मैं ऑटो, आज मुझे ऑटो मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, मैं आपको ढूंढने के लिए निकला। मुझे पता है मलकपेट में आए थे लेकिन नहीं मिल रहा, तो मैं निराश होके कोई सवारी नहीं लूँगा, मैं इधर सो गया आकर के कि कोई ब्रह्मा कुमारी मिले, कोई भी मिले, मैं वो दीदी तक पहुँचना मेरे तक। तो आप तो खुद ही मिल गए। तो मैंने कहा नहीं भैया मैं तो पैसे दूंगी आपको, भले आप
ऋण मुक्त होना चाहते हो, पर आपको पहली बोनी तो होनी चाहिए ना। बोला दीदी मैं नहीं लूँगा, और आप जब कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं ना, मैं नीचे वेट करूँगा, लाऊंगा भी आपको मैं फ्री में। मैंने कहा चलो जाने दो, इसको बोलने दो। फिर मैं सेंटर पर आ कर के उसको कपड़े दिए, थोड़ा टोली दी, उसमें पैसे भी रख के दे दिए। बोला कभी भी ज़रूरत पड़े ना, नंबर दे के गया, मुझे बुला लेना। तो मना बाबा की हम सेवा किसी की भी करते हैं ना, जो एक कण भी खाएगा ना वो ज़रूर चुकाता है। और हमारे भाई बहनें सभी बोल रहे थे, देखो आप इतने स्लोगन का उस बार बार, उसको लगता था कलेक्ट्रेट में जैसा लेटर गया चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, तो पूरे आंध्रा के, उस समय एक ही स्टेट था ना, पूरे आंध्र प्रदेश में कलेक्ट्रेट से मना ये आया कि हमको तुरंत करना है, क्योंकि ये हमारा जो नायडू था ना, सुबह अमृत वेले 5 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंस करता था। तो सेक्रेटरीज़ की हालत ऐसी थी, वो बोलते कि हमको दीदी एक रात के समय जो है ना, केवल पत्नी मेरे साथ खाना खाती, बच्चे तो सो जाते, उनको तो मालूम ही नहीं हमारा पिता कब आता है, सिर्फ हॉलीडे में मिलते हैं। बहुत टाइट किया हुआ। अब उस समय कोई को भी ट्रेनिंग नहीं थी। हमारी बहनें भी बोले हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाना, तो इतनी बहनें भी नहीं है हमारे पास। तो हम बोले हम 1 बाय 1 लेंगे। और ऐसा था वो वातावरण आईएएस ऑफिसर्स के अंदर कि नायडू ने उनके अंदर इतना विश्वास बिठाया कि 3 घंटा या 3 दिन इनकी ट्रेनिंग लेनी होगी आप सभी को, और सब के सब ऑफिसर्स अटेंड करेंगे। और काकीनाडा में तो सबसे ज़्यादा थे, 500 या 700 थे, एक जगह 900, 1000। और ऐसा जैसा एक आध्यात्मिक सुनामी तूफान आ गया। और उनके द्वारा फिर और डिपार्टमेंट्स में सभी बोलने लगे, हमारे डिपार्टमेंट में भी आओ, हमारे गवर्नमेंट के जितने भी सेक्रेटेरिएट के बाहर भी हैं ना, तो हम लोग ऐसा टीम बना करके गए थे, 4-4 भाई बहनें इधर उधर गाड़ियों में अलग अलग। और इन्होंने हर जगह बोला हुआ था जब ये स्लोगन लगाने आए ना, इनका स्पीच भी रखना। पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स बहुत अच्छा कराते ये लोग। अब हम बोले हमको एक दिन में सारा एरिया कवर करना है, हम कोर्स के लिए आपको बाद में टाइम देंगे हमारी बहनों का, आप हमको सिर्फ एक फ़ोन कर दो या मेल भेज दो तो हम अरेंज करेंगे। एक सडनली हम 1 घंटा यहाँ लेक्चर देंगे तो हम ये इतने सारे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा तो बोलो ना इसके बारे में। तो वहीं हम स्लोगन बोर्ड के पास फिर उनको उसका अर्थ समझा करके आते, तो इतना रिगार्ड बैठ गया। मना कोई भी बाबा का कार्य जो है मिनिस्टरों से नहीं होता है। आईएएस ऑफिसर्स अगर अपनी मुट्ठी में हैं तो हम देखा, हमने इस लैंड को बचाने में भी आईएएस ऑफिसर्स ने बहुत बहुत सहयोग किया। और ये जो आईएएस ऑफिसर था जिसने लैंड का टैक्स माफ़ करा है, काफ़ी साल हो गए, वो रिटायर होके और दूसरे तीसरी भी नौकरी किया, फिर डिप्रेशन में था। अब मेरे को फ़ोन किया, मैं आपके पास कोर्स करने आ रहा हूँ, अशोक गोयल, मैं कईयों के नाम होते हैं ना, नाम सुना हुआ लगता है। वो आया तो मैंने बोला भी शक्ल भी देखी हुई लगती, लेकिन मैंने नहीं पूछा। बोला मेरे को बहुत डिप्रेशन है, क्योंकि मेरा एक बेटा या 2, वो दोनों अमेरिका में हैं। अभी हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी इधर रह रहे, हमको कोई देखने वाला ही नहीं है। तो मैं बहुत देर उनसे बात करके, आप ही कोर्स कराओ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आपने जैसा हील कर देते हो। मैंने एक दिन रामकृष्णा को बोला आप काउंसलिंग करो। रामकृष्णा पहचान गया उसको, दीदी इसने तो अपने को करोड़ों की माफ़ किया था, तो ये तो वही व्यक्ति है। फिर मैंने बोला अच्छा भाई साहब, आप तो इतना पुण्य किए, आपको तो, आप तो इतने जोवियल थे, हमसे इतने जोक्स कर रहे थे, क्या हो गया आपको? बोला ये मत पूछो दीदी, ये किसी को नहीं बोलना मैं वही हूँ करके क्योंकि मेरा किया हुआ सब बर्बाद हो जाएगा। तो बीच बीच में अभी भी मुरली सुनने आ जाता, बीच में थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है उसकी, तो बोलता मेरा परिचय नहीं देना अपनी क्लास में, उस शर्त पे मैं यहाँ आऊँगा। मैंने कहा नहीं, ये मेरे तक है और रामकृष्ण पहचाना उसके हद तक है।
तो देखो बाबा कैसे बच्चों को जो है ना फिर खींच करके यहाँ ही लाया वो। मैंने कहा आपके द्वारा ये सब काम हुआ, अगर ये टैक्स आप माफ़ नहीं करते थे तो ये बाबा का घर बनता नहीं था। पर इतने पीसफुल वाइब्रेशन है मेरा भाग्य, लेकिन मैं उस भाग्य को वर्णन नहीं करना चाहता कि मैंने कुछ दिया या मैं, ये तो हमारे हाथ में पावर थी, हमने कर दिया, मेरा क्या गया, मैंने थोड़ी ना लगाया कुछ। लेकिन हमने तो उसको ये बोला देखिए आपने लगाया है, ऐसा ही समझो आप, इस पुण्य का फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह से बाबा ने जो इनका कोर्स कराया उससे फ़ायदा ये हुआ। फिर बाद में हमको ये भी पता चला 10 एकड़ ज़मीन वापस लेने के लिए तो हम दादी को फ़ोन किए तो मृत्युंजय भाई आकर बातचीत किए। फिर वो हर जगह का स्टोरी सुन के आया हुआ था। ORC भी इन्होंने ख़रीदा है लैंड, ज्ञान सरोवर का लैंड भी ख़रीदा है, पांडव भवन भी ख़रीदा है, पीस पार्क भी ख़रीदा है, ज्ञान सरोवर भी ख़रीदा है और सारा इन्फॉर्मेशन लेके आया हुआ था। हॉस्पिटल का लैंड भी ख़रीदा है। आपने इतना ख़रीदा है, मैं तो आपको फ्री में दिया, अभी तब तक तो लीज़ रेंट भी नहीं फिक्स किया हुआ था ना, तो आप थोड़ा मेरे पर दया करो ना। तो फिर एक ही बात मृत्युंजय भाई को जैसे बाबा टचिंग दिया कि भाई साहब 3000 लोग थे जिसमें सारी दुनिया से देश विदेश के लोग आकर भूमि पूजा में शामिल हुए। सारे देशों में, देश विदेश में एक मैसेज गया है और सब बहुत आपको दुआएं दे रहे कि आपने 34 एकड़ लैंड दी है, अब आप 10 एकड़ लेंगे, ये न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ भी जाएगी, आपको कौन सी एनर्जी मिलेगी। उसने कहा नहीं माफ़ करना, अब मैं नहीं लूँगा, मैं कैबिनेट में अपने मिनिस्टर्स को समझाऊंगा, बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे, मेरे को बहुत प्रेशर आ रहा है, आप कुछ समाधान करना। हमने बोला कुछ नहीं होगा। अब उन्होंने सोचा, जैसे बाबा बोलते हैं ना कोई बड़ा आदमी ज्ञान में आता है तो लोग क्या बोलते, ये ब्रह्मा कुमारी ने पागल कर दिया इसको। अब सब मिनिस्टर बोले ये तो पूरा पागल हो गया अभी ब्रह्मा कुमारियों के पीछे, अब इसकी खैर तो नहीं है। तो बोले अब सर एक काम करो, इनको लीज रेंट लगा दो, अभी तक लगाया नहीं ना, 1 करोड़ रुपया एवरी ईयर। और रमेश भाई का मेल आया कि कुलदीप बहन 1 इंच अगर ज़मीन खोई तो आपने यज्ञ की इज़्ज़त खो दी, समझो, कुछ नहीं छोड़ना है। अब हम तो गए तो ये हमारे भाई लोग बोलने लगे कि आप ना नहीं बोलना, 1 करोड़ बोले तो, क्योंकि हमको सेक्रेटरीज बता दी कि आज ये परीक्षा आ रही है आपकी। तो हम तो गए तो बहुत बिज़ी भी था, लेकिन बोला सिस्टर कैन यू गिव 1 करोड़ एवरी ईयर पर यानम। मैं बोले, मैं बाबा को अपना पहले से बोल दी, बाबा मेरा सिर आपके हाथ में, ऐसा हिलाना या ऐसा हिलाना आपकी मर्जी, मेरे पास तो करोड़ है नहीं पहली बात तो, और आप कितना दोगे और यज्ञ क्या देगा। 1 करोड़ अगर हम हर साल देंगे तो ये तो बनने वाला नहीं है। बाबा या तो लैंड वापस दे दो इनको, मेरी मुसीबत निकल जाए, मुझे तो लेना ही नहीं था। तो मैंने तो ऐसा बोल दिया। अब फिर उसको बीच में तो बहुत कॉल्स आ रहे थे, कुछ इंटरनेशनल ग्रुप था। अब इनको बड़ा गुस्सा आ रहा हमारे भाई बहनों को कि अरबों की ज़मीन है ये। तो मैंने बोला हमारे नाम पे थोड़ी है तो लीज़ है ना, अब गवर्नमेंट ले भी सकती है ना, तो हम तो 1 करोड़ नहीं दे सकते, चुप रहो, योग करेंगे। मैं वो फ़ोन पे बिज़ी था, मैं एक टक बाबा को याद करके, बाबा, मैं बाबा को दोनों बातें बोली, मेरे को तो चाहिए नहीं लैंड, अगर चली जाए तो मैं बेफिक्र हूँ, आपको चाहिए तो आप जितना पैसा दोगे मैं उतना ही बोलूँगी इसको। 10 मिनट योग किया होगा, तब तक हमारे भाई बहनें खुसर पुसर कर रहे आपस में, मैं तो योग करती रही, सुनी नहीं उनका कुछ भी। फिर वो 10 मिनट के बाद बोलता है, सिस्टर कैन यू गिव 10 lakhs। अभी हमारे भाई लोग बोल रहे कितने कंजूस हैं आप, 1 करोड़ से 10 लाख तक आया है, दादी से बात कर सकते सीधा ही ना, चुप रहो, मेरी खोपड़ी बाबा के हाथ में। तो फिर अभी मेरे को थोड़ी मालूम है 10 मिनट के योग में इतना कमाल होगा, एकदम 10 लाख तक।
मैं बोली देखो योग बल यूज़ करो, चुप रहो अभी, बाबा को अभी देखो, अभी इतना जल्दी 10 मिनट के योग में इतना उतरा है, और ज़रा पावरफुल चारों करो अभी। फिर उसने बोला, कितना बोला होगा, बोला सुन लिया आप सब ने, सिस्टर कैन यू गिव 1 लाख। मैं सुनने से पहले ही सिर हिला दिया बाबा। ये लोग बोलते उस, वो तो फिर कॉल में बिजी हो गए, पर उसको भी स्माइल आ रही थी फेस पे, बोल नहीं सका, फ़ोन था उसका। तो ये लोग बोल रहे हद हो गई कंजूसी की। मैंने बोला भाई चुप रहो, मैंने ना बाबा को सिर दिया हुआ, वही हिलाया, अभी ठहरो, उसका फ़ोन पूरा होने तो मैं मैनेज कर लेती। वो बोलता है अरे ये दीदी तो 1 लाख भी नहीं, 1 पैसा भी नहीं देना है ना आपको। मैंने कहा नहीं सर, आपका फ़ोन आ गया था ना। बात ये है, हम डिसीज़न मेकर नहीं हैं, हमारे हेडक्वार्टर से कारोबार होती है। और आपको मालूम है हमारे रमेश भाई, वो तो रमेश भाई को अच्छी तरह से बातचीत किया था लैंड के बारे में। तो एक बार मुझे 15 दिन का टाइम चाहिए, मैं माउंट आबू जाके सबसे बात करके जितना भी बोलेंगे हम दे देंगे, दादी जो डिसाइड करेगी। टेक योर टाइम बोला, हमको क्यों मधुबन जाना है, हमको ना लिस्ट मिल गई कौन कौन ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो हम उनके पास गए। अब वो लोग डर गए, मेरे पास क्यों आए। हमने बोला आप तो हमारे हितैषी हो और उनके आप राइट हैंड हो, होम मिनिस्टर हो, और आप मधुबन में जाकर आए, आपको हमारी एक्टिविटीज़ मालूम है, हम क्या सेवा करते हैं, आप बताइए भाई साहब, हम 1 करोड़ दे सकते हैं, हमारे पास है क्या। नहीं नहीं सही बात है। तो बोला दीदी इस कैबिनेट में ना अभी थोड़े दिन के बाद, ये 15 दिन में आपको 1 रुपया करा दूंगा मैं ही। तो फिर मैं बाहर जाके रमेश भाई से पूछी मोबाइल पे, भाई साहब 1 रुपया बोल रहे। तो बोले नहीं 1 रुपया बिल्कुल नहीं, रिस्की रहता है, थोड़ा बढ़ा के दे देना। तो फिर हमने बोला ठीक है, आप जो भी कहेंगे हम देंगे, आप सीएम तक मैसेज दे देना, अभी आप निश्चिंत हो जाओ, हो गया समझ लो, डन। फिर दूसरे मिनिस्टर बोले, हम बोले खड्डे ही खड्डे हैं ना, तो ठीक है ना, हमारा डिपार्टमेंट बनाने के लिए खड्डे दे दो हमको। ओ भाई साहब, वहाँ आपके अगर डिपार्टमेंट बीच में रहेंगे तो शांति तो नहीं रहेगी ना, पब्लिक आएगी तो हम लोग भी खड्डे भर के कुछ तो करेंगे ही, पर अभी तो खड्डे ही खड्डे हैं। फिर उनको भी टोली दी, थोड़ा प्यार से समझाया, तो बोले ठीक है इस बार हम भी सपोर्ट करेंगे। तो फिर सभी ने बोल दिया, होम मिनिस्टर ने जो भी देंगे वो 1 रुपया या 2 रुपया 10 रुपया जो भी देंगे ना, आप सर ले लेना। उसको तो बेचारे को कुछ भी नहीं चाहिए था। हम बाबा से पूछे बाबा कितना देना चाहिए, बाबा ने बोला बच्ची जितनी लैंड है उतने 1000 दे देना, 34,000। वैसे अपने पास लैंड जो है, बाद में जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने मेज़र किया था, तो पीछे हाई टेंशन वायर है, आप देखे होंगे ना बैक साइड आनंद भवन के, अभी थोड़ा ऊपर ले गए हैं, पहले थोड़ा नीचे था। अभी पूरा रोड हमने बनाए थे जब जानकी दादी आई, और जाते ही उन लोग तोड़ने के लिए आ गए। बहुत रिक्वेस्ट किया मत तोड़ो, हमारा करोड़ों रुपया लगा, बोले हम बना के देंगे। फिर बाद में तो जवाब ही नहीं दे रहे थे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, और वैसा तो नहीं बनाए जैसी हमारी थी। तो अभी तो ना, पहले तो 50 गज इधर और उधर जो है ना, वो 50-50 यार्ड छोड़ना पड़ेगा, तो हम उधर कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने बोला आपके पास जो है इस समय 45 एकड़ है, तो वो तो उस एरिया में हमारा कुछ बनने वाला नहीं है, सिर्फ हम छोटे छोटे प्लांट और ग्रास गायें हैं हमारे पास। तो ठीक है, कलेक्टर बोला लिख के दे दो, उसका फ़ीस नहीं लगेगा। तो इस तरह से है 45 एकड़ लैंड, लेकिन ऑफिशियली तो 34,000 ही हम अभी तक भर रहे हैं। तो ये सब बाबा की मदद, हिम्मत हमारी, मदद बाबा की। और जब एक बल एक भरोसा होता है तो बाबा मदद भी करता है। अगर हम डामाडोल होते हैं, हलचल में आते हैं, तो वहाँ काम नहीं होता है। हम हर जगह के लिए हमने योग किया, क्योंकि आप इस तरफ देखेंगे ना, अभी आपको 50-60 फीट के खड्डे दिखेंगे, वैलीज़। ये पूरा ही शांति सरोवर की लैंड जो है ना ऐसी थी, क्योंकि ये ग्रेनाइट की क्वारी है।
जो पहले लीज़ पर लिया हुआ था मुस्लिम भाई जो है, उसने सारे पहाड़ तोड़ ताड़ के खड्डे बना दिए, और हमको लैंड देने के बाद भी वो अंदर ही बैठा हुआ था। और तब तक उसने इतने खड्डे बना दिए, भूमि पूजा के टाइम हमको कितना मिट्टी डाल के फिलिंग करके वो प्लेस बनाना पड़ा। उसके बाद कोर्ट में भी गए। मेरे को तो तभी भी बहुत धक्का लगा कि भगवान, मैंने तो गलती इस दुनिया में कभी जन्म से लेकर कोर्ट देखा ही नहीं। बाहर से देखा है बिल्डिंग, कभी अंदर तो नहीं गए। तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। मैं बहुत रो रही थी उस दिन बाबा के कमरे में बैठ के। तो रमेश भाई का फ़ोन आया, क्यों रो रहे आप? मेरी आवाज़ भारी थी। रो रहे? मैं बोली हाँ, एक तो आपका ईमेल ऐसा आया कि 1 इंच खोना नहीं, अभी ये तो लैंड पर केस आ गया। बोले आपके ऊपर थोड़ी, गवर्नमेंट के ऊपर है। बोले मुझे तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। आप क्यों जाएंगी? लता बहन जाएगी, आप सिर्फ उसके साथ एस्कॉर्ट करना बस। वहाँ पर भी जो लोग बैठे हुए थे वो सब हमारे एंटी ग्रुप, माताओं के पति वगैरह, उनके ससुर, ऐसे सब बड़े बड़े अग्रवाल लोग जो है ना, अरे बहन जी हो गया, आपकी लैंड तो गई, देखो हम बूढ़े हो गए हैं, 20 पता नहीं कितने, 25 साल हो गए, 50 साल, हमारे बाल सफ़ेद हो गए, पोतरों को मिलेगी शायद। आप तो समझ लो हाथ धो लिए अभी। मैं इधर हैदराबाद की कहावत है, ऊपर से शेरवानी अंदर से परेशानी। मैं तो परेशान थी ही, लेकिन मैं ऊपर से बोली हमारा ये बाबा का है, आप देखना ये बाबा वापस लेगा और बनेगा भाई साहब, बोल के आगे चली गई। मैं अंदर तो परेशानी थी ऊपर से शेरवानी पहन ली फिर जो है केस में तो दम नहीं था क्योंकि उसकी लीज पूरी हो चुकी थी। लेकिन जो जब पहले हमने लिया था 25 एकड़ लिख के दिया था, और जब वो भूमि पूजा कर रहे थे तो हमारे भाई लोग थोड़ा, जहाँ अपना डाइनिंग है ना, अभी डाइनिंग के पीछे एक कुआं है, तो उन्होंने पूछा था हमको पानी के लिए, वहाँ कुएं से पानी मिलेगा, उसमें कभी सूखता नहीं है, बहुत बड़ा कुआं है। तो मैंने अपने तीनों वरिष्ठ भाइयों को कहा, ब्रिजमोहन भाई, निर्भय भाई, रमेश भाई, आप बोलेंगे, आपके बाजू में बैठेगा ना? मैं हमने बोलने वाले, बस है 25 एकड़ कम है क्या? फिर मैं ही स्टेज पे चढ़ के बोली, मैं भाई साहब हमको जो है ना, यहाँ एक वाटर बॉडी है, मना कुआं है, तो वहाँ तक दे दीजिए, थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। बोला आप पानी की चिंता नहीं करो, जितने टैंकर चाहिए फ्री आएंगे। फिर भी टाइम पर टैंकर आए ना आए, यहाँ तो अवेलेबल है वाटर, तो काम चला सकते हैं। कलेक्टर सामने बैठा था सोफे पर, बोला इधर आओ, ये दीदी जहाँ तक बोले ना वहाँ तक दे दो। और मैं कितना बोली थी मधुबन में, 1 एकड़ लूँगी मैं, मुझे पता ही नहीं था एकड़ कितना होता है। मैं पूरी बुद्धू। और मैं बाबा को बोलती, बाबा बुद्धू राम को आप क्या दिए मेरे को इतनी बड़ी मुसीबत। वो लोग बोलते थे स्टेज का साइज़। मैं बोली भाई मेरे को नहीं समझ में आता ये नक्शे, तुम है ना ईंटें लगा के रखो या तो मार्किंग करके रखो तो मैं बोलूँगी। वो बेचारे सचमुच ऐसे करते थे, या तो ईंटें लगाते थे, नहीं तो वो रस्सी से फिर वो पाउडर डाल के ना ऐसा बना के, ये स्टेज का साइज़ है, ये रूम का साइज़ है, ये बाथरूम का साइज़ है। ऐसे तो बुद्धूराम से बाबा काम कराया। तो मना इतने प्रॉब्लम आए। चलो अभी क्या है, सब होने के बाद खड्डे बच गए। अभी वो तो टैक्स तो ये माफ़ हो गया, फिर 10 एकड़ का भी वो सॉल्व हो गया। अब उसके बाद जो है अभी इसको क्या करें, कोर्ट केस भी जीत गए समझो, लेकिन जो 35 एकड़ या 34 जो उन्होंने लिखा था ना, 8 एकड़ का हमको जियो नहीं मिला था। अब हमारे जो जज ज्ञान में 3 थे, उन लोग नए थे, हम बोले हमारे पास तो आना नहीं। फिर हमारी बहनों को बोले, कोई किसी ने बोला एडवोकेट जनरल बहुत अच्छा है, मदद करेगा। उसने आउट ऑफ, उसकी कोई अथॉरिटी भी नहीं है, लेकिन आउट ऑफ वे सेक्रेटेरिएट के सब डिपार्टमेंट को डांट लगाई। इतनी अच्छी संस्था जो दुनिया को स्वर्णिम बनाने वाली, ये छोटी छोटी बहनें काम करती हैं, आप लोग इनको मदद नहीं कर सकते? क्यों नहीं जियो दिया टाइम पर? एक्चुअली उसने 99 ईयर्स के लिए लिखा था, कोर्ट में जाने के बाद 25 साल हो गया। तो फिर उन्होंने सबसे NOC लिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट,
मना एक लीगली हमको जो है ऑब्जेक्शन रहित हो करके फिर 25 साल के लिए मिली। फिर वास्तु वाले हमारे भाई लोग, मेरे को तो वास्तु समझता नहीं अभी भी, मेरे को इतना है कि लाइट और हवा जो है आनी चाहिए बस। ये इधर नहीं रखना, वो उधर नहीं रखना, यहाँ नहीं सोफ़ा रहना, वो मेरी समझ से बाहर। में बोलती हम तो जहाँ भी रखते हैं हमारी बरकत है ही है। कोई वास्तु, कुछ वास्तु वाले आके बोला कि ये जो एंट्री है ना ठीक नहीं है, इसकी एंट्रेंस वहाँ रहनी चाहिए थी उस कोने में। अभी भी आप तोड़ दो और रोड वहाँ से लो, देखो इतने आएंगे। मैं बोली भाई साहब हमारी कैपेसिटी नहीं है, जितने आ रहे हैं ना इसी गेट से बस है वही अभी उससे ज़्यादा जगह नहीं है हमारे पास बिठाने की भी, और हमारी हिम्मत नहीं है। मेरे को तोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि बाबा के बच्चे पेट काट करके एक एक पाई पाई देते हैं। मैं तो तोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने नहीं तोड़ा। बोले खड्डे भरो नहीं तो आप मरेंगे। बोले अब खड्डों से मेरा क्या संबंध है भाई, मैं क्यों मरूंगी। तो नहीं, जो भी रहता है ना ये वास्तु दोष है। और ये नीचे भी आप देख रहे हैं ना, 2 -1 -2, लेकिन हर फ्लोर से आपको ग्राउंड लेवल मिलेगा। ये खड्डा भी नहीं रहना चाहिए बोल रहे थे मना, इसको फिलिंग करके आप ऊपर बिल्डिंग बनाना। हमने तो उसको अच्छा सा वाटरफॉल बना दिया। और हमारे को तो ऐसा कोई बोलते थे सिर फोड़ के लड़ेंगे, मैं बोले हम तो लड़ते तो है ही नहीं है, वो वास्तु दोष कुछ भी नहीं होगा। फिर बोले नहीं है आप बीमार रहते हो, मैं बोली वो तो सब दुनिया वाले सभी बीमार रहते। प्रॉब्लम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, किसको नहीं आता प्रॉब्लम। मकान बनाए तो छोटा मकान बनाए तो भी प्रॉब्लम है। नहीं, अब मैंने बोला ओनर तो शिव बाबा है, उसको तो मृत्यु है ही नहीं, मृत्युंजय है वो। दादी जी को प्रॉब्लम आएगी, दादी जी आपकी प्रशासिका है ना, मुख्य प्रशासिका, हाँ दादी को तो प्रॉब्लम है। फिर मैंने बोला भाइयों को कोटेशन लाओ खड्डे भरने का, वो 3 करोड़। हर चीज़ करोड़ों में है तो हम तो कर नहीं सकते, जाने दो, हम खड्डे अच्छे हैं, वैलीज बहुत सुंदर है। तो फिर हम सोचे हर जगह के लिए हमने योग किया, प्रॉब्लम सॉल्व हुई। आज खड्डों के पास जाके योग करते हैं। सबको नहीं लेके गई मैं, जयश्री बहन, वसंता बहन की बहन है ना, वो थी मेरे पास, और 2-4 माताएं। मैं बोला हम क्लास करके वो आनंद भवन के पीछे खड्डे हैं ना, मैंने बोला बाबा, जोर से बोला जैसे अभी बोले, बाबा ये खड्डे आप भरा नहीं सकते क्या फ्री में? 3 करोड़ आपके बच्चों का खड्डे में डालेंगे क्या? रमेश भाई मेरी जान निकाल देगा 3 करोड़ अगर मांगूंगी तो बोल करके मैं, बहनें हंस भी रही थी, आप बाबा को ऐसा बोलते। मैं बोली अपना बाप है, जैसे मर्जी बात करो, और क्या, मुसीबत नहीं हटाएगा तो बोलना तो पड़ेगा ना। मैं नाश्ता खाने नीचे ही था, डाइनिंग ना इसी फ्लोर में सबसे नीचे -2 में। नाश्ता खा करके मैं आनंद भवन पहुंची तो वो बाहर बैठे हुए हैं खड्डे भरने वाले बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर। मैं बोली भाई साहब आप लोग कहाँ से आए? तो बोले आप इंचार्ज हैं, हम आपके लिए बैठे हैं। कौन है आप लोग? हम L&T के डायरेक्टर्स हैं, हमारे पास बहुत सारा डेब्रिज है, फेंकने के लिए जगह नहीं है, आपके खड्डे भर दे क्या? हमने कहा खड्डे, मेरे को डर लगा खड्डे ये पत्थर वत्थर डाल के चले जाएंगे, चल भी नहीं सकेंगे। ठहरो हमारे इंजीनियर्स को बुलाते हैं, वो बात करेंगे आपसे। मैं तो खुश हो गई पापा, पहले से बोल देती तो इतने प्रॉब्लम नहीं आते थे। आज बोला और आज ही आ गए। मैं बोल के 10-15 मिनट ही हुए होंगे और वो पहले से बैठे हुए हैं आकर के, अरेंजमेंट पहले से किया हुआ था बाबा ने। तो फिर हमारे भाई लोग बहुत होशियारी से बोले हमारी वैलीज तो इंटरनेशनल है, सब आते हैं विदेश के लोग इधर देखने के लिए आपकी मुसीबत है, आपका डेब्रिज आपको फिलिंग करना है तो डीजल आपका, लेबर आपका, सब आपका फ्री। हाँ सर फ्री करेंगे, 3 साल ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना लेवल, वो पूरा फिलिंग है, लेकिन 1 पैसा भी नहीं दिया। और जब पूरा काम हो गया, वैसे हम उस कॉन्ट्रैक्टर को कोर्स करा दिए थे, भोग में गुरुवार गुरुवार उसको भेजती थी, आए तो ले लेता था। एक दिन मेरे को बोला मैं आ रहा हूँ, मैं बोली आपकी युगल को भी लाना, मुझे आपको कुछ गिफ्ट देनी है। तो आया, बोला मुझे एक चेक देना है, क्योंकि ना आपके मुख में सरस्वती है या लक्ष्मी है,
क्योंकि मैं हर एक को आशीर्वाद देती, कभी बद्दुआ नहीं देती। मैंने बोला आपने जो काम अगर हाथ भी लगाया है ना, आप माला माल हो जाएंगे, आपको बहुत कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। बोला दीदी मैं मामूली सा कॉन्ट्रैक्टर था, मैं बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया। उसने हमारा बहुत सारा ब्लास्टिंग भी फ्री किया, और आज तक भी हमको कभी मिट्टी चाहिए तो फिलिंग करके जाता है, जहाँ भी चाहिए मिट्टी दे भी देता है, जहाँ से निकालना है वो ले भी जाता है। तो मैं सोची क्या ये बेचारा 500-1000 ही देगा ना भोग के लिए। बोला कि चेक किस किस नाम से काटना। मैंने कहा ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशनल सोसाइटी के नाम पर। वो 51,000 दिया। तो क्योंकि मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, और जो लेबर फिलिंग करते थे उस समय, रुचि बहन यहाँ है वो, और एक वसंता बहन की कज़न सिस्टर को ट्रेनिंग से वो आई थी। दोनों इतनी बहादुर है, मैं तो नहीं हूँ। मेरा तो कोई रात को दरवाज़ा अगर गैलरी का खटकाए मैं तो कभी ना खोलूँ। और वो लोग फीलिंग करते थे ना, तो पता नहीं थोड़ा बूंदाबांदी हुई होंगी, इनकी गैलरी में कूद के आ गए और दोनों दरवाज़ा खोल के उसको पूछती क्या है ये, यहाँ क्यों खड़े हो। तो बोले उनको तो कुछ नहीं बोले, अपने साहब को बोले। उसने मुझे आके सुनाया कि रात को इतने अच्छे वाइब्रेशन, ऐसा लग रहा था कि वो रूम में देवियाँ रहती, उनके पवित्रता के वाइब्रेशन। आप एक दिन रात को आना 12-1 बजे, ऐसा वातावरण। वो आया भी कॉन्ट्रैक्टर, बोला दीदी यहाँ के इतने पावरफुल, रात को नहीं तो कितने बैड वाइब्रेशन रहते, यहाँ इतने पवित्र देवताएं रहते हैं, तो ना आप 51,000 का भोग इनको खिलाना देवताओं को। तो मैंने बोला ठीक है। और भी बाबा को रोज़ बोलते थे बाबा आप करण करावन हार हो, मेरे को तो आप कोई बुद्धू लड़की को रख दिए, कोई अच्छी बहन भेज दो, कोई बड़ी जिसको रिट्रीट सेंटर चाहिए हो। मैं आज तक भी दादियों को बोलती रही, रमेश भाई को भी, कि जो बहनें इतना रोती हैं रिट्रीट सेंटर चाहिए, आप दे दो मेरे को एक छोटा गांव जहां मुझे कोई पहचाने नहीं, वहाँ भेज दो ताकि मैं तपस्या कर सकूं। तो दादी हमेशा बोलती थी देख तेरे को देख के बाबा ने क्या देखा होगा तेरे में मालूम नहीं, इतने बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, उनको नहीं मिला है, तेरे को बाबा दे रहा है। और मुझे जब ये लैंड मिली तो फिर हमको होम मिनिस्टर बोला दीदी आपका प्रशासन बहुत अच्छा है, आप तो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक रिक्वेस्ट है, शमशाबाद अभी एयरपोर्ट नहीं बना है, लेकिन मेरी वहाँ 25 एकड़ लैंड है, मैं डम एंड डेफ बच्चों का और ओल्ड एज होम बनाना चाहता है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका। भाई साहब मैं तो मर जाऊंगी, यही नहीं ले रही थी मैं, मेरे को तो नहीं चाहिए। फिर वो मेरे को मधुबन लेके गया अपने साथ निर्भय भाई के पास कि दीदी को आप बोलो। और हमारे मृत्युंजय भाई तो बड़े उतावले रहते, ले लो ना। मैं बोली भाई साहब आप बैठना है तो बैठो, मेरे पास तो ना हैंड्स हैं ना फंड्स हैं। फंड्स तो खैर वही देगा, बोला फंड्स मैं आपका खर्चा नहीं कराना चाहता, लेकिन जिम्मेवारी आप ले लो। मैं बोली नहीं भाई साहब पॉसिबल नहीं है। फिर और भाई बहने हमारी यहाँ 5 एकड़ लैंड है, 2 एकड़ है, वहाँ पे भी एक बना दो। मैं दादी को बोलती, दादी बोलती उनको बोलो बेच के दो ताकि ये बने। और हमारी जानकी दादी तो इस दुनिया से उपराम, वो बोलती है तू इतना क्या करेगी, थोड़ी बेच दे बेच के बना ले और बंजारा हिल में भी आई ना तो निर्भय भाई बोला इसको बंजारा हिल में लाओ मत, बार बार यही बात बोलती है। वो जज साहब को भी बिठा लेती, कोई तो लाल निकलेगा जो खरीद लेगा। मैं बोली दादी गवर्नमेंट की लैंड है, थोड़ी ना बेच सकते हम पर वो तो देवी देवता है ना, हमारी दादियाँ तो सब अपना है, अपना अधिकार है, तू करके तो देख बात में। बोली ठीक है दादी आप जाने के कोई देखेंगे कोई लाल मिले और वो खरीद ले और हमको पैसा दे दे। फिर दादी ये अनुभूति धाम हमारा इधर है ना पीस कॉटेज के पास, वहाँ जाकर हमेशा वाइब्रेशन लेती, फिर बिठाती थी भाइयों को। दादी बोलती है मेरे को ना इसको देखकर मुझे स्ट्रेस होता है, हम इतनी सारी दादियाँ, इतने बड़े बड़े भाई मधुबन चलाते तो भी परेशान रहते, ये अकेली कैसा चलाती, तुम लोग भाई लोग इसका ध्यान रखना थोड़ा। वो हाईटेक सिटी इधर ये बिल्डिंग्स नहीं बने थे
तो दादी बोली वहाँ ना दृष्टि दिया कर, वहाँ से तेरे को पैसा आएगा, मल्टीनेशनल कंपनीज। अनुभूति धाम भी दादी ने बोला ये क्या अनुभूति हो, यहाँ पर ना एक बनाओ जो वीआईपी आए योग करें। फिर आके बोलती है अभी जब स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ, हम लोगों के रहने के लायक बना रहे थे, नहीं इसमें तो मैं आके रहूँगी। फिर पूरा चेंज किए, भाई दादी आए तो उसको एक स्टोर होना चाहिए, एक बड़ा सिटिंग रूम होना, एक उनका पर्सनल सिटिंग रूम, सारा चेंज कर दिया। मतलब दादियों की दुआएं, बड़ों की दुआएं और बाबा साथ में करन करावन हार। मेरा ज़ीरो बैलेंस से, और मैं बाबा को उस समय बोलती थी बाबा या तो मेरे को ऊपर ले जाओ या नहीं तो शांति स्वरूप बना के नीचे भेज दो। जैसे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं ना भगवान ऊपर स्वर्ग बनाता है और नीचे रख देता है। तो बॉम्बे से एक एडवोकेट नितिन भाई संतोष दीदी के सेंटर का, वो रजिस्टर करने आया ना, बोला बहन आपके ऊपर मेरे को बहुत दया आ रही है, आप इतने छोटे कितने बड़े बड़े महारथी हैं और आप अकेले फेस कर रहे। मैं भी बोलता बाबा ऊपर से बना के नीचे रख दो। अभी उस समय तो जो भी हुआ संघर्ष, जो भी प्रॉब्लम आई, आज तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने बनाकर उतार दिया, क्योंकि मेरे पास तो पैसा भी नहीं था, सिर्फ योग करते थे और मेरे को मांगने की आदत नहीं है। कभी मैंने अपने माता पिता को भी नहीं बोला कि मुझे ऐसा कपड़ा ला के दो या ऐसा जूता ला के दो या मेरे को ये चीज़ चाहिए, वो कभी नहीं मांगा। क्योंकि लौकिक फादर भी ऐसे थे स्ट्रिक्ट, ना फैशन करना है, आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है। और बाबा भी बोलता है मांगने से मरना भला, हमारे पिताजी भी बोलते थे मांगना नहीं, तो मैं उनसे भी नहीं मांगती थी। और कभी बाबा से भी या भाई बहनों से भी कभी नहीं मांगा कि आप इतना दो। लेकिन गुप्त में कौन क्या रख कर जाता था वो बाबा जाने, मुझे भी नहीं मालूम, और कोई बोलता भी नहीं था कौन कब देकर जाते थे। तो ये सब बाबा के बच्चों के सहयोग से बना है। और तब तो दादी ने ऑल इंडिया वालों को भी सबको बोला हुआ था जो भी दे सकते। उसके बाद मैंने लक्ष्य, क्योंकि गुलजार दादी बोली कि सबसे अच्छा सहयोग कुलदीप देती है। ज्ञान सरोवर जब बन रहा था, मैंने अपना पूरा बैंक बैलेंस सिर्फ 1 साल का किराया रख कर के 99% मैंने बैंक से निकाल दिया। और मैंने किसी को बताया भी नहीं। दादी से बात की, मुझे तो ना मकान बनाना है कभी भविष्य में, और मैं सिर्फ इतना 1 साल का किराया रख रही, किराया भी 800 रुपया था, बस उतना ही रख रही हूँ, बाकी मैं फुल ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो दादी ने मेरे को बोला ज्ञान सरोवर बनाने में जितना सहयोग दिया है ना, इतना बड़ा तेरे को बाबा दे देगा। मैं बोली बाबा मेरे को नहीं चाहिए दादी। और मिला जब मैं दादी को बोली क्यों दिए वरदान आप वापस लो। मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो मृत्युंजय भाई बोले क्यों ऐसा बोलती। मैं बोली भाई साहब ये लैंड में चलेगा कौन, और फिर हैंड्स कहाँ, झाड़ू पोछा कौन करेगा। मेरे को तो गंदगी पसंद नहीं, फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी तो मेरी तो कमर टूट जाएगी। तो आपको मिलेंगे बहन जी, सब यज्ञ वह बनाएगा। सब ऐसे फंसा तो दिए, और मेरा आज तक भी लक्ष्य नहीं है कि मैं यज्ञ से लूँ। कभी मैं मधुबन से 1 रुपया भी नहीं मांगती। शुरू में जो सब लोग मधुबन में यहाँ के नाम से बेचते थे वही आया, लेकिन मैं आज तक भी चाहे काम रुक जाए, लेकिन मैं कभी नहीं बोलती कि 100 रुपया भी कोई मधुबन से दे दे तो अच्छा है, या 1 करोड़ दे दो, मैं नहीं मांगती। क्योंकि यज्ञ में इतनी कारोबार है, हमको क्यों मांगना है। मैं बाबा को बोल देती हूँ बाबा इतना चाहिए। कोविड के टाइम पर हमने 1 फ्लोर ऊपर लेने के लिए ना खुदाई कर दी, और ऑडिटोरियम की भी छत वत सब निकाल दी। अब प्रोग्राम थोड़े दिन नहीं लेंगे, नहीं मालूम था हमको एकदम लॉकडाउन हो जाएगा। तो मैं बाबा को बोली बाबा अभी फंड्स तो आ रहे नहीं, ऐसा कॉन्ट्रैक्टर भेजो जो पैसा ना ले। अवतार की तरह आ गया कॉन्ट्रैक्टर, बिल्कुल पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि वो पहले भी यहाँ बहुत प्रोग्राम अटेंड किया, कुछ कुछ सेवा की, हमको तो याद नहीं था। फिर मैंने छुपा के उसको गिफ्ट के साथ अंदर 1 लाख रुपया रख के दिया। वो घर जाके खोला, बोला आप मेरे ऊपर बोझा क्यों चढ़ाते हो। फिर जो अपना गेट है ना एंट्रेंस का,
उसने पूरा कंक्रीट वर्क 2 लाख अपने तरफ से लगा के, और अभी भी वो अपनी तरफ से जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही है ना, मैं पैसा नहीं देती हूँ, बोले बाद में दे देना। अभी जानकी स्नेह भवन जो बन रहा है ना, उसमें उसका ही लगा हुआ है मेजोरिटी, पीस कॉटेज। मैं बोली भाई लोग तो सोचते होंगे करोड़ों रुपया आ रहा है, कुलदीप बहन की बिल्डिंगें बन रही है। कहते दीदी आप कहाँ भाग के जाएंगे। उसका अनुभव भी इतना अच्छा है, पर वो बहुत शाई नेचर वाला है, बोलेगा नहीं, मैं बुलाऊंगी तो भी चुप करके वो ओम शांति पे नहीं बोलेगा, बोलना ही नहीं मेरे बारे में। उसको गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट्स मिल गए, तो बोलता मैं लगाने से मेरे को क्या कमी है, और मुझे पता है आप तो देंगे मेरे को, कहाँ भागेंगे, हम तो कहीं भाग भी नहीं सकते ना, ये शांति सरोवर छोड़ के भागेंगे नहीं, इसको पता है। तो वो भी बाबा देखो कितना सुनता है। मैं इसलिए मुझे कभी कभी लज्जा आती है, बाबा हम पता नहीं कितना सुनते हैं आपका, लेकिन आप तो हर धड़कन को सुनते हो। एक दिन ऐसे ही मैं बाबा की कुटिया, ये वाली भी नहीं थी, ये बाद में परमानेंट बनाई है, ऐसी घास फूस की थी। मैं 1 घंटा योग करी, 1 लाख रुपया चाहिए था उस दिन। तो मैंने बोला बाबा कोई नहीं आ रहा है, 1 लाख रुपया भेज दो। और 1 घंटा बैठी रही मैं। फिर मेरे को बाबा बोला कोई आया है 1 लाख रुपया लेकर, जा आनंद भवन में। मैं जा रही थी और माधवी बहन भागी भागी आ रही थी। मैं वहीं ठहरो, मुझे बाबा ने बता दिया है कोई आया है ना, चेक लेके। हाँ बोली आपको कैसे मालूम, मेरे को बाबा बता दिया। तो कहते आप 1 करोड़ बोलना था ना, 1 लाख क्यों बोल रहे हैं? मैंने बोला देखो जितना चाहिए उतना ही बोलना चाहिए, ज़्यादा मांगूंगी ना तो बाबा बोलेगा लालची है, जा निकल यहाँ से। एक बार 10 लाख कर्जा हो गया था, थोड़ा रमेश भाई हमारे से रूठ गया था। मैंने बोला दादी को बहुत डांटते हैं ना, मैं डांट नहीं खा सकती, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। पहले मंत्री लोग डराए, ये लैंड क्यों लिए आप, पूरा खंडन मंडन किया हुआ है इसका, तो ये तो आपके करोड़ों रुपए खाएंगे खड्डे, आप पागल हैं, आप ऐसा जगह लिए, प्लेन लैंड लेना था। आपको हार्ट अटैक नहीं आया तो बोलना, मैं तो रोज़ दिल पे हाथ रख के योग करती थी। हार्ट अटैक नहीं आए, आप कुछ करके उसके बाद मेरे को भेज देना। तो अभी ये भी सब ऐसे डराते डराते, तो दादी ने उनको बोला अभी निर्भय भाई देखेगा, फंड्स नहीं आ रहे थे, 10 लाख रुपया कर्जा हो गया। मैं तो भाग गई यहाँ से बाबा को बोल के, मैं मधुबन में जा रही, अब वापस नहीं आती, बाय बाय। क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर ने, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से आया, मैं उनको दिखा रही थी, ऑडिटोरियम बन रहा है कैंपस में, उसके साथ घूम रही थी। वो बोला ये बनते ही हम ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस पहले करेंगे यहाँ पर। तो कॉन्ट्रैक्टर आके बोल रहा है लोगों का पैसा खा के बना रहे, पेमेंट देते नहीं। मैं बोली वो आप उधर जाओ ना अकाउंट डिपार्टमेंट, अरे उधर जाओ तो बोलते उधर जाओ मैडम के, इधर आए तो उधर जाओ बोलते। अब वो तो ऐसा बेइज्जती कर दिया ना चीफ जस्टिस के सामने, मैं तो अभी ऐसा हो गई पानी पानी, बाबा अब इससे ज़्यादा बेइज्जती करानी नहीं, मैं तो अभी छुट्टी करती यहाँ से। फिर जानकी दादी को बहुत रिक्वेस्ट किया, दादी तो लास्ट में पहले बोली ठीक है मैं निर्वैर भाई को बोलती हूँ। मैं सुबह सुबह क्लास के बाद निर्वैर भाई के पास गई, नाश्ता खाए भी नहीं। बोले हाँ दादी ने फ़ोन किया था आपके लिए, तो मैं बाबा से बात किया अमृत वेले, और बाबा ने बोला बच्ची को बोलना नहीं आ रहा है, इसकी कैपेसिटी इतना बढ़ गई है, शांतिवन संभाल सकती है ये अभी। मैं बोली आप जोक मत करो भाई साहब, मेरे को छोटा सा गांव दे दो, कोई ऐसा गांव जहाँ कोई भी ना पहचाने, मेरा नाम नहीं बताना वहाँ पर। तो फिर दादी ने फिर बुलाया, मैं तो टिकट कैंसिल कराने वाली थी फ़्लाइट की, मैंने किसी को बताया नहीं था यहाँ पर मैं नहीं आऊँगी करके। फिर दादी ने एक ही बात बोली, बहुत समझाया, बहुत प्यार किया। मैं बोली आपको पता है आपकी बातों को मैं मानती, मैं जिद नहीं करना चाहती, सिद्ध नहीं करना चाहती, पर अब मेरी वो पहले वाली कुलदीप नहीं हूँ, मैं मरी हुई कुलदीप हूँ अभी। दादी ने बोला तू नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, ठीक है मेरे को हार्ट अटैक आएगा। मैं बोले वही दादी को कुछ हुआ तो मेरे को तो सारा यज्ञ मारेगा, इसके कारण ही गई है दादी, निर्भय भाई तो ज़रूर बताएगा। तो मेरी ठीक है अभी लौट, मैं बोली बाबा लौट के बुद्धू आ गया अभी, अब बताओ क्या करूं, कहाँ से आएगा पैसा। तो बोलता है भंडारी खोलो। मैं बोली भंडारी में कहाँ से आता बाबा, कोई प्रोग्राम ही नहीं हुआ मेरे पीछे से, 4-5 दिन में भंडारी भर्ती क्या। बोला खोल के देख, ऐसा स्ट्रांगली
मेरे को लग रहा है मेरे मन का विचार है, जाने तो वेरीफाई करती हूँ कि बाबा का ये सही टचिंग है या मेरी टचिंग है, ये मेरा मन बोल रहा है। एक बहन को मैंने कीज़ दी, नीचे क्लासरूम में भंडारी है ना, वो खोल दे, अभी कोई है ही नहीं है, नहीं तो 2 को भेजती मैं बोली छोटा सा ही कवर लेके जाना, चाबी दे देती हूँ। वैसे 2 बहनें जाती, मैं बोली कुछ भी नहीं होगा, देख मेरे को बाबा बोल रहा है। वो पता नहीं उसको छोटा कवर नहीं मिला, इतना बड़ा लेके आई। अब वो भंडारी में किसी ने 5 लाख डाले हुए थे कैश, एक ही बैंक का। तो मैंने उसको पूछा, मैं बाहर ही खड़ी थी गार्डन में, कोई भाई था, बात कर रही थी। मैंने बोला तुम, क्योंकि किचन नीचे था ना, तो जूस बनाने के लिए ये अपना आनंद भवन की पेंट्री में बनाते थे। मैं बोली तेरे को मैं क्या काम के लिए भेजा, कद्दू टमाटर उठा के लाई है क्या, क्योंकि वो उठ रहा नहीं उससे वो। तो बोली नहीं। फिर रुचि बहन को बोले देखिए क्या जोक कर रही मेरे साथ। अब दोनों बोल रहे आओ चाबी ले लो ना, आप रख दो। तो मैंने बोला अभी और भी देखो, 4.25 लाख था, और 15 देखना होगा ज़रूर, 25 उसके ऊपर ही था। फिर बाबा के रूम में रख के बोली थैंक यू बाबा, आधा ही आया, आधा कहाँ है। बोला आ गया है, वेट एंड सी। अब मुझे नहीं मालूम, मैं लंदन अमेरिका जाके आई थी, दादी ने बोला तुम अनुभव सुनाना इस बार, पिछली बार तो पहली बार तुम लंदन आई तो अनुभव नहीं सुना सकी, यहाँ प्रोग्राम था ना, तो तुम अनुभव सुनाना। अब सब जगह क्लास कराए तो जो भी दे रहे थे मैं दादी को दे देती थी, जो भी अमेरिका से मिला। मैं हमेशा हर गिफ्ट सब कुछ दादी को दे देती, आपको जो समझ में आए। मैं तो इतना नहीं लेके जाने वाली हूँ, मेरे को पैसा चाहिए था, लेकिन मैंने कभी दादी को नहीं बोला तेरे काम का तो नहीं है ना। मैं बोली ना। 2 माताएं देखी, ये तो सारा दे दी, हम लोग वहाँ जाके देंगे। और वो लोग रोज़ मुझे बोल रहे थे आपसे मिलना है, कुछ देना है। मैं बोली ये लोग क्या लाते, काजू पिस्ता कुछ लाते पैकेट, और एक 10-20 अगर ये पाउंड दे देंगे उससे क्या होने वाला है, रखो मैं मिलूँगी। क्योंकि मैं ऑडिटोरियम में योग रखी हुई थी, उसका स्पैन बड़ा है ना, 3 कॉन्ट्रैक्टर पैसे लेके भाग गए। तो योग करने से हमारी हर प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। तो नाश्ते से पहले हम क्लास से सीधा आधा घंटा योग कर, उन्होंने देखा 2-3 दिन हो गए, अभी ये तो लेने वाली नहीं, टाइम ही नहीं, कुछ प्रोग्राम भी चल रहा था। तो मेरे हाथ में वहीं योग में थैली पकड़ाए, इतना छोटा सा कैरी बैग, फिर ये लोग ऊपर से डेकोरेट कर देते ना, कागज़ वागज डाल के। वज़न देख के मैंने सोचा होंगे बादाम वादाम, मैंने ऐसी एक देखा भी नहीं, एक लड़की को बोला ऐसे बाहर जो मेरी खुली हुई अलमारी है ना उसमें रख दे, बादाम है ये, वो भी नहीं देखी, बादाम समझ के वो भी रख दी। शाम को वो माताएं बोली दीदी आपने देखा हम जो लाए, मैंने बोला बादाम लाए होंगे ना, अरे नहीं दीदी 5 लाख है उसमें। तो ये बाबा की मदद है। सिर्फ मैं हर एक भाई बहनों को ये बोलती, हिम्मत में कंजूस नहीं बनना। आप डालो 100 रुपया, लेकिन दिल से कहो बाबा मैं 1 करोड़ दूंगी, तो आपको 1 करोड़ मिल जाएगा और बाबा का भंडारा भरपूर हो जाएगा। तो मेरे ऊपर डाउट करते थे लोग, इसके पास दबा हुआ खजाना तो था, तभी तो निकल रहा है। मैं बोली भाई तुम लोग सब मीटिंग करो, किस किस ने कितने करोड़ दिए हैं, 1 करोड़ भी दिया है कोई बताओ। ये तो 25-30 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, आप लोग दिए क्या इतना? बोले दिए नहीं, पर निकल के कहाँ से आ रहा है, वो तो बाबा दे रहा है, ऊपर से बरसा रहा है। तो इस तरह मैं जो भी प्रोग्राम आज तक किए, हमारे पास कुछ नहीं होता, मैं सिर्फ बाबा से ही बात करती हूँ, किसी मनुष्य आत्माओं से नहीं करती, क्योंकि उसके तो 1000 भुजाएं हैं, हमारी तो 2 ही है ना। और उसका जितना दिल बड़ा किसका हो सकता है, शिव बाबा से बड़ा दिल किसी का भी नहीं है। तो दिल से दिल की बातें करने से, बाबा के साथ जिसका सच्चा दिल होगा, बाबा के लिए हमारा अगर बड़ा दिल होता है, तो बाबा भी उतने बड़े दिल से हमको मदद करता है। ये हमारा सागर का अनुभव मैंने गागर में समा के सुनाया, आपको देरी तो हो गई। ओम शांति।